Good morning students. Myself Kapil Kumar Dubey, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से हूँ और मैं आज आपको 12th के जो सब्जेक्ट है अकाउंट सब्जेक्ट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी हो सकते हैं, जो आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ हेल्प दे सकते हैं, आपकी मार्किंग को बढ़ाने में आपकी हेल्प दे सकते हैं, उसको लेकर के मैं आपको कुछ चैप्टर्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर्वप्रथम सभी को 12th के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पेपर सॉल्व करें, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें और अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आए, ऐसी हरदा डिग्री कॉलेज की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। हम बात करते हैं, आपके पास आपने पूरा सिलेबस, चूंकि स्टार्टिंग से आप पढ़ते ही आ रहे हैं तो आपने देखा होगा पूरा सिलेबस। उस सिलेबस के दौरान आपका जो ये अकाउंट का सब्जेक्ट है वो मुख्य रूप से एक पार्टनरशिप और एक आपके उसका एनालिसिस, बिजनेस का एनालिसिस क्या होता है, उस एनालिसिस के ऊपर के भागों में बटा हुआ है, यानी कंपनी, ठीक है, यानी पार्टनरशिप और कंपनी ऐसे मुख्य भागों में बटा हुआ है। तो मैं उसमें से अभी जो आपको बताने जा रहा हूं वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में शुरुआत जो होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, उसका मीनिंग बताइए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, उसके बाद धीरे धीरे फिर उसका क्राइटेरिया बढ़ता जाता है। एक जनरल अकाउंटिंग है पार्टनरशिप की। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हमको ज़रूरत पड़ती है अपने पार्टनर्स को बढ़ाने की तो हम नए पार्टनर को फर्म में एडमिट कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम होता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, हो सकता हो कोई पार्टनर्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स हैं, विवाद हैं, कोई पार्टनर फर्म को छोड़ करके जाना चाहता है तो कोई भी एक आधी पार्टनर, दो पार्टनर फर्म से जा सकते हैं, लेकिन पूरा बिजनेस बंद नहीं होता है। उस प्रोसेस का नाम होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है अचानक किसी की डेथ हो जाए तो उससे रिलेटेड एक अकाउंटिंग प्रोसेस अलग होती है, तो उसका नाम होता है डेथ ऑफ पार्टनर। और अगर फर्म के सभी पार्टनर्स फर्म को क्लोज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में उस प्रोसेस को बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पूरी फर्म का विघटन, पूरी फर्म को क्या कर देना, बंद कर देना। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है या आपके 3 या 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज पार्टनरशिप, साझेदारी क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये मैंने लॉन्ग में लिखा है, इसका शॉर्ट आंसर भी बन सकता है और लॉन्ग आंसर भी, आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, तो 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जिसका उद्देश्य, जिसका ऑब्जेक्ट लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है और उस प्रॉफिट को शेयर करना, अपने पार्टनर्स के बीच में क्या कर लेना, बांट लेना होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है पार्टनरशिप। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा व्हाट इज पार्टनरशिप। इसको आप अच्छे से डेफिनेशन के साथ तैयार कर लेना, क्योंकि 2 नंबर में किसी राइटर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। उसी के बाद उसी से बनता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, अगर बनता है तो वो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें आप साझेदारी की विशेषताएं बताइए। तो कॉमन पॉइंट है साझेदारी की विशेषताओं की। सबसे पहली बात करें तो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, यानी पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स जुड़ेंगे वो कहीं ना कहीं एक समझौता करेंगे। तो साझेदारी एक प्रकार का क्या है, समझौता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है नंबर ऑफ पार्टनर्स, यानी साझेदारों की संख्या। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स में कम से कम 2 पार्टनर कंपलसरी है, 2 पार्टनर होना अनिवार्य है, लेकिन अधिकतम 50 पार्टनर आपके बिजनेस के साथ जुड़ सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा आप 50 लोगों की पार्टनरशिप भी बना करके बिजनेस कर सकते हो। तो एक पॉइंट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो वो आपका हो जाएगा 50। ठीक है, तीसरी आ जाती है पार्टनरशिप जो होगी उसमें बिजनेस को लेकर के। हम जिस एक्ट की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932, याद रखना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इस एक्ट के अंतर्गत हम जब बात करेंगे तो पार्टनरशिप में
बिजनेस का होना जरूरी है, यानी साझेदारी जो होगी वो काय के लिए बनाई जाएगी, एक व्यापार, एक व्यवसाय के लिए बनाई जाएगी। तो ऐसा आप जो है इसकी विशेषताओं को लेकर के बात करोगे तो आपके पास कम से कम 4 से 5 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आप पार्टनरशिप की विशेषताओं की बात कर सकते हो। इसमें एक बात और याद रखना, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है। इनके बीच में जो एग्रीमेंट बनाया जाता है वो कंपलसरी नहीं है, वो कैसा होता है, वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम बात करें एक्सप्लेन रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एक वर्ड आया है यहाँ पर, आप देखेंगे ये पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, देखिए पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी समझौता। साझेदारी समझौते की बात करेंगे तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जितने साझेदार, जितने पार्टनर्स आपके कलेक्ट हो रहे होंगे उनके बीच में आपस में क्या है, एक एग्रीमेंट है। अब वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। लेकिन लिखित अगर होगा तो वो थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट आपको दे सकता है कि अगर भविष्य में आपस में कोई विवाद की स्थितियां बनती है, कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनका निपटारा उस लिखित समझौते के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया कि कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है, लेकिन अगर हम एग्रीमेंट करा लेते हैं तो उसके बेनिफिट ज्यादा हो सकते हैं। बट अगर एग्रीमेंट नहीं है तो एक क्वेश्चन आपका बनता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी समझौते के अभाव में लागू होने वाले नियम बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे तो इसमें कम से कम 5 से 6 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला पॉइंट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंडीशन क्या होगी, तो याद रखना नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, यानी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा यदि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। याद रखना ये पॉइंट भी आप नोट करते रहेंगे तो इन्हीं पॉइंट के ऊपर आपको लिखना रहेगा। दूसरा पॉइंट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी आहरण पर ब्याज। तो सीधी सी बात है, अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे नहीं लिया जाएगा, यानी आहरण पर ब्याज वो फर्म को नहीं देंगे अगर उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, ठीक। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ऋण पर ब्याज तो कितने % दिया जाएगा, तो ऋण पर ब्याज जो होता है वो 6% पर एनम, 6% वार्षिक दिया जाएगा यदि उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है। चौथा पॉइंट आता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। सीधी सी बात है, कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में उनके बीच में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कैसा बांटा जाएगा, इक्वली, बराबर बराबर उस लाभ का बंटवारा किया जाएगा। तो 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। 5वां पॉइंट हो सकता है आपका नो रेम्यूनरेशन, किसी प्रकार का कोई रेम्यूनरेशन, कोई पारिश्रमिक उनको नहीं दिया जाएगा यदि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट आप नहीं बनाते हो तो, या आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो उस केस में कोई रेम्यूनरेशन हम किसी पार्टनर को, रेम्यूनरेशन यानी हो सकता है वो ज्यादा वर्क कर रहा है तो सैलरी है, कमीशन है, ऐसा कोई सैलरी कोई कमीशन उनको प्राप्त नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ऐसे मैंने ये 5 पॉइंट बताए, और भी आप पॉइंट उसमें से ले सकते हो और उसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। अगले नंबर पे आता है आपका, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। स्थिर पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में अंतर बताइए, ठीक है। यानी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है। जैसे स्थिर पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में अंतर, परिवर्तनशील पूंजी के खाते होते हैं उनमें क्या बताइए, अंतर बताइए। तो अंतर की अगर हम बात करें तो देखो, जब कैपिटल फिक्स होती है, जब पूंजी स्थिर होती है तो उस कंडीशन में 2 अकाउंट ओपन होंगे। नंबर 1 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नंबर 2 पार्टनर्स करेंट अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता। ये कब बनेगा, जब कैपिटल फिक्स्ड होगी, स्थिर होगी, ठीक है। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करेंट अकाउंट कब ओपन होता है, तो करेंट अकाउंट यानी जो आपका चालू खाता होता है वो बनता है जब पूंजी कैसी हो, स्थिर हो, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगी तो करेंट अकाउंट ओपन होगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें छोटे छोटे 3 से 4 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 नेचर,
तो फिक्स्ड कैपिटल का जो नेचर होता है वो फिक्स्ड होता है, और फ्लक्चुएटिंग यानी परिवर्तनशील पूंजी का जो नेचर होता है वो परिवर्तित होता है, चेंजेबल होता है, बदलता रहता है। दूसरा पॉइंट हो सकता है करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट ओपन होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। तीसरे नंबर पे हो सकता है नंबर ऑफ अकाउंट्स। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल और एक करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट से काम चला लेंगे, कैपिटल अकाउंट, उसी में सारी चीजें इन्वॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के आप इसका डिफरेंस याद कर सकते हो। ठीक है, अगले नंबर पे एक क्वेश्चन और है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं अभी यहाँ पर बात करूंगा उसकी एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ये आपका न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है, इसका एक गणित भी आपको पूछा जाएगा, 4 नंबर में एक न्यूमेरिकल भी इसका पूछा जा सकता है क्या है, मतलब इससे रिलेटेड आता ही है, तो आपको वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। और इसकी थ्योरी अगर आ जाए तो हमको थ्योरी भी ध्यान रखना है कि हम इसमें क्या लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, एक प्रकार का ये अवास्तविक खाता होता है। अवास्तविक खाता यानी नाम मात्र का खाता होता है। अब आप नाम से समझ रहे होंगे ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है, और उसके आगे जुड़ा हुआ है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब एडिशनल, अतिरिक्त खाता बनाया जा रहा है, तो वो अतिरिक्त खाता जो है वो आपका कौन सा बनेगा, एप्रोप्रिएशन। तो हम एक बार ऑलरेडी नेट प्रॉफिट निकाल चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें रह गई थी, कुछ एडजस्टमेंट रह गए थे जिसको हम नहीं लिख पाए, तो उन एडजस्टमेंट को लिखने के लिए हम एक अकाउंट बना रहे हैं जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी लाभ हानि नियोजन खाता। तो वो लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाएगा उसको आपका यहाँ पर एक छोटा सा कंटेंट है, उसको आप देखें। जब हम इसको बनाएंगे तो हमारे को चाहिए क्या, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट और एक होता है इनकम का एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर आपको गिनती के 6 से 7 एडजस्टमेंट है जो उन्हीं में से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन ऋण पर ब्याज, किसी पार्टनर को कोई सैलरी यानी वेतन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, कोई बैड डेब्ट्स हो गए हैं, डूबत ऋण हो गया है, या कोई एसेट्स के ऊपर क्या लग गया है, डेप्रिसिएशन लग गया है, यानी मूल्यह्रास लग गया है। तो ये जो एडजस्टमेंट है, ये सारे एडजस्टमेंट को हम एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट बोलेंगे। और इनकम का, आय का केवल एक ही एडजस्टमेंट रहता है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो इसी को अपने को, बस ये जो फॉर्मेट बना है आप ये मान के चलो, ये वाला साइड हो गया डेबिट और ये वाला साइड हो गया क्रेडिट। यही फॉर्मेट है इसका। आप 4 कॉलम में इसको क्रिएट कर लेना। 4 कॉलम में पहला कॉलम पर्टिकुलर हो जाएगा, दूसरा कॉलम अमाउंट हो जाएगा, फिर तीसरा कॉलम पर्टिकुलर हो जाएगा, चौथा कॉलम क्या हो जाएगा, अमाउंट। और जितने भी ये एक्सपेंसेस लिखे हैं, ये एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड आ जाएंगे, और ये जो एक इनकम लिखी है, ये इनकम आपकी क्रेडिट साइड आ जाएगी। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर नाम देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन इस एप्रोप्रिएशन के पहले एक अकाउंट और बना होगा जिसका नाम होगा लाभ हानि खाता, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उससे एक प्रॉफिट निकल करके आया होगा, वो प्रॉफिट सबसे पहले हमको इसके क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और उस प्रॉफिट के बाद उस प्रॉफिट में हम इनकम को जोड़ देंगे और एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपका कहलाएगा एक्चुअल नेट प्रॉफिट, और उस एक्चुअल नेट प्रॉफिट को हम आपस में क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसको बनाते समय थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे। तो देखो एक छोटे से फॉर्मेट से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मैंने यहाँ पर इसको क्रिएट किया, ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये शुरुआत हम यहां से करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी शेष लाया गया। ये बैलेंस किस चीज का रहेगा, ये बैलेंस रहेगा आपका एक प्रॉफिट का। जो प्रॉफिट आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा, उस प्रॉफिट को सबसे पहले हमको कहाँ लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। ठीक है, वो प्रॉफिट हम यहाँ पर लिख देंगे। आप जब क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक लाइन दी हुई रहेगी, उसमें लिखा रहेगा फॉर द ईयर एंडेड प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट दिया रहेगा उस प्रॉफिट को हम यहाँ लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, इनकम जो है
यहां उठा के लिखना है, मतलब आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये यहां आ जाएगा। और एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस एक के नीचे एक आपके पूरे यहाँ आ जाएंगे, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा यानी पूंजी पर ब्याज आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, ऋण पर ब्याज आ जाएगा, सैलरी, जो जो आपके क्वेश्चन में है वो पूरी चीजें एक के बाद एक यहाँ पर आ जाएंगी। और लास्ट में हमको क्या करना है, ये बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालने के लिए क्रेडिट का टोटल इधर आ जाएगा और उस क्रेडिट के टोटल में से ये डेबिट में जितने भी अमाउंट्स दिए रहेंगे उन सबको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो डिफरेंस बचेगा वो आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट। ये एक्चुअल नेट प्रॉफिट कहलाएगा, ये ध्यान रखना। और इस नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में क्या कर देंगे, जो भी 1 2 3 4 जितने पार्टनर्स रहेंगे उन सभी पार्टनर्स को आपस में क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे यानी बांट देंगे। तो इस प्रकार से ये एक अकाउंट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब एक चीज और, इसको बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, दो वर्ड आते हैं, एक आता है बिफोर और एक आता है आफ्टर, पूर्व और पश्चात, यानी यहां पर पूर्व और इस तरफ हो जाएगा आपका पश्चात। ये दो शब्द आते हैं जो कहीं ना कहीं आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। उसमें ध्यान रखना है, कई बार ये जो प्रॉफिट दिया रहेगा, प्रॉफिट एडजस्टमेंट, और ये बिफोर या आफ्टर, अगर ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है यानी समायोजनों के पूर्व है, तो ये जितने एडजस्टमेंट हम यहां लिख रहे हैं वो सारे एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में इंक्लूड किए जाएंगे। शब्द का ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट है यानी हमने यहां प्रॉफिट लिखा ना, ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है, समायोजनों के पूर्व लाभ इतना इतना है, तो उस केस में सारे एडजस्टमेंट इस अकाउंट में इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट है, समायोजनों के बाद है, तो उस कंडीशन में जितने एडजस्टमेंट के बाद दिया होगा वो वाले एडजस्टमेंट इस अकाउंट में शामिल नहीं होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, लिखा हुआ रहता है फॉर द ईयर एंडिंग प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट बट आफ्टर सैलरी, यानी वर्ष का लाभ उपरोक्त समायोजनों के पूर्व किंतु वेतन के पश्चात, आफ्टर सैलरी, सैलरी के पश्चात इतना दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, प्रॉफिट तो यहां लिख देना है, लेकिन उसने बोला है ऊपर क्वेश्चन में जितने भी एडजस्टमेंट आए होंगे, मान लो 5 एडजस्टमेंट आए हैं, तो 5 में से 4 के बिफोर है और सैलरी के आफ्टर है, तो सैलरी इस अकाउंट में शामिल नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। बाकी सब आ जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, बोनस आ जाएगा, लेकिन सैलरी इस अकाउंट में शामिल नहीं होगी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये एक जो है आपका पूरा का पूरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला एक क्वेश्चन हो जाएगा। मैं अगले वीडियो में आपको इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा, तो वहां आपको इसकी जिसमें जो डाउट आ रहे होंगे वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखना, इसका एक क्वेश्चन आता ही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में एक न्यूमेरिकल बता दूंगा। अगले पॉइंट पे आता हूं मैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज गुडविल, ख्याति क्या है, गुडविल क्या है। तो देखिए ये भी आपको पूछी जा सकती है, डेफिनेशन लिखने को आएगी आपको, डेफिनेशन नहीं आएगी तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, और वो नहीं आएंगे तो उसके फैक्टर्स आएंगे। इससे रिलेटेड आपको दोनों तीनों में से कुछ ना कुछ मिलेगा क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले गुडविल, गुडविल ख्याति क्या होती है, ख्याति मतलब एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट की कैपेसिटी, ख्याति मतलब एक रेपुटेशन, ख्याति मतलब एक नाम। ठीक है, सीधी सी बात है, जब कोई नाम, जब कोई गुडविल, जब कोई रेपुटेशन, जब कोई इमेज हमारे बिजनेस को क्या करती है, इंक्रीज करती है, हमारे प्रॉफिट को क्या करती है, बढ़ाती है, उसी का नाम क्या है, गुडविल है, उसी का नाम क्या है, ख्याति है। एक बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है जिसमें बोला जाता है ओल्ड कस्टमर ओल्ड प्लेस पर बार बार आ रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम ख्याति कहते हैं, गुडविल कहते हैं। ठीक है ना, पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर आते रहे, उसी का नाम क्या है, ख्याति है। तो एक डेफिनेशन एक राइटर की कर लेना आप इसमें से। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, गुडविल एक फिक्स्ड एसेट है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर ही। गुडविल एक स्थायी संपत्ति है, ध्यान रखना।
दूसरे नंबर पे गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल मतलब अदृश्य संपत्ति है, ऐसी संपत्ति जो दिखाई नहीं देती लेकिन बिजनेस को क्या करती है, ग्रोथ करती है, बिजनेस को के लेवल को क्या करती है, बढ़ाती है। तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। तीसरा पॉइंट बनता है इसमें, गुडविल जो है वो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है, जो प्रॉफिट को अर्न करने का काम करती है। तो ऐसे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। ध्यान रखना, गुडविल को सेल भी किया जा सकता है, इसलिए इसको सेलेबल एसेट भी बोला जाता है, यानी बेचने योग्य संपत्ति भी बोला जाता है। तो वो पॉइंट भी इसमें आ जाएगा। तो छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसके याद करने हैं। और एक इसके बाद इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, वो है फैक्टर्स ऑफ गुडविल। गुडविल क्रिएट कैसे होती है, गुडविल बनती कैसे है। तो गुडविल बनाने का सबसे पहला पॉइंट आता है लोकेशन। आपके बिजनेस की लोकेशन जितनी अच्छी जगह पर होगी, स्वाभाविक सी बात है आपकी गुडविल क्या होगी, उतनी क्रिएट हो जाएगी। तो पहला प्लेस यानी स्थान, ठीक है, स्थान जितनी अच्छी जगह पर होगा उतनी आपकी गुडविल बढ़ती जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है आपका क्वालिटी ऑफ गुड्स। आप गुड्स की क्वालिटी कैसी दे रहे हो, अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में दोगे, लोग उस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है वो और दो कस्टमर को लेकर के आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है उससे भी आपकी गुडविल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तीसरा पॉइंट हो सकता है फेयर प्राइस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप जितना अच्छा प्राइस, आप जितना अच्छा मूल्य प्रोडक्ट का रखोगे, ठीक है ना, अननेसेसरी उसको बढ़ाओगे नहीं, आपने प्रॉफिट के लिए अननेसेसरी उसको चेंज नहीं करते रहोगे, तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिक क्या होगी, क्रिएट होगी। कई बार क्या होता है, हम कस्टमर को देख करके अपने बिजनेस का जो प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। लगता है कि यार ये उस चीज को समझता नहीं है, तो हम उससे ज्यादा कीमत ले लेते हैं। दूसरा समझदार कोई आया है, समझता है उस चीज को, तो उससे क्या ले लेते हैं, कम ले लेते हैं कीमत। तो ये इसके वेरिएशन के कारण भी कहीं ना कहीं हमारी गुडविल पर फर्क पड़ता है। तो ये प्राइस जो है वो भी आपकी गुडविल के ऊपर इफेक्ट डालेगा। एक पॉइंट है बिहेवियर, हमारा व्यवहार कैसा है, जितना अच्छा बिहेवियर होगा उतनी अच्छी गुडविल क्या होगी, क्रिएट होगी। फैसिलिटी, सुविधाएं, हम अपने कस्टमर्स को क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, कैसी कैसी फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं गुडविल को क्रिएट करने का काम करेगी। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ठीक। उसके बाद आता है मेथड। इसके ऊपर मैं एक अगला वीडियो आपको डालूंगा, इसमें से एक मेथड का क्वेश्चन आता ही है, तो वो पूरी मेथड में आपको गुडविल की उसमें उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी यहाँ सिर्फ नाम बता रहा हूँ आपको। 5 मेथड होती हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो लिख देना आप। 5 मेथड होती है। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी औसत लाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब अधिलाभ विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब पूंजीकरण विधि, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब भारित औसत लाभ विधि, और 5वें नंबर पे आपकी आ जाती है एक जो आती है एन्युटी मेथड यानी वार्षिकी विधि। ऐसे मिलाकर के इसकी कुल 5 विधियां हैं जो थ्योरी में आपको लिखने के काम आ जाएगी। और लास्ट में आता है टाइप ऑफ गुडविल। गुडविल कितने प्रकार की होती है, तो जनरली आपने पढ़ा ही होगा, गुडविल 3 प्रकार की होती है। पहला होता है रेट नेचर, दूसरा होता है केट नेचर, और एक होता है डॉग नेचर। ये नेचर हो गया, लेकिन इसके साथ जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को सॉल्व करते हैं तो रेट नेचर मतलब चूहे का स्वभाव है यहाँ पर, लेकिन उस गुडविल का नाम है थिंग्स रिलेटेड गुडविल, यानी वस्तु विशेष की ख्याति जो डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर। आज जिस व्यक्ति के पास जितनी अच्छी वस्तु मिलेगी, लोग उस और मूव करने लग जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी गुडविल जो है वो कैसी है, वस्तु विशेष यानी थिंग्स रिलेटेड। इसका नेचर कैसा होता है, चूहे के नेचर जैसा होता है, जैसा रेट का नेचर होता है, कभी भी किधर भी चला जाता है उसके जैसा होता है। इसलिए इसकी वैल्यू सबसे कम होती है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है आपका कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ गुडविल मतलब रेट नेचर गुडविल, ठीक है। दूसरे नंबर पे केट नेचर। केट नेचर गुडविल सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है। इसको प्लेस रिलेटेड गुडविल भी बोला जाता है। आप अभी मार्केट में कंडीशन देखते होंगे, जो पब्लिक एरिया होता है, उन पब्लिक एरिया में जो जमीन के दुकानों के प्राइस होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। कारण यही है, उसकी जो गुडविल है वो कौन सी है, प्लेस, उस प्लेस की वैल्यू है, इसलिए प्लेस रिलेटेड गुडविल। उसका नेचर होता है केट नेचर, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति बोलते हैं उसको, और इसीलिए इसको हाईएस्ट वैल्यू ऑफ गुडविल भी बोला जाता है। एक होता है डॉग नेचर। डॉग नेचर मतलब इंडिविजुअल गुडविल। इंडिविजुअल गुडविल, डॉग का नेचर कैसा होता है, अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है, होता है ऐसा, बस वही ये गुडविल का भी रहता है। आज हम अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब हमारे नाम से है वो, और हमसे अच्छा या हमने अपने बिहेवियर में कोई चेंजेस ले आए
तो कहीं ना कहीं क्वालिटी हमारी डाउन कर ली तो लोग जो है हमको छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर जाना पसंद करने लगेंगे। तो ये जो है ये डॉग नेचर वाली होती है, वो जब तक जुड़ी हुई है तब तक आप काम अच्छे से कर रहे हो, आप फैसिलिटीज अच्छी दे रहे हो, और जैसे ही आपका थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति वाला माहौल बनाया आपने, ऑटोमेटिक वो मूव हो जाएगी। तो ये 3 प्रकार की गुडविल होती है, इनको आपको करना है। तो मैंने इस वीडियो में आपको जो पार्टनरशिप के कुछ बेसिक्स थे, 2 चैप्टर इसमें कवर किए हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्राय आप देखेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं, उसको लेकर के मैंने ये वीडियो आपको यहाँ पर बनाया है, और उनको आप तैयार कर लीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है, ये अकाउंट का एक क्वेश्चन, और गुडविल की मेथड कैसी होती है उसके बारे में आपको अगले वीडियो में पूरी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू।